वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। और हम आ चुके हैं आपके क्लास 12th के करंट इलेक्ट्रिसिटी के 6th लेक्चर में। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के 6th लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है, पहले समझते हैं। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि ओम्स लॉ को कैसे हम लोग इंप्रूव करें, कैसे रिप्रेजेंट करें, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि चालक के प्रतिरोध पर निर्भरता, चालक के प्रतिरोध पर निर्भरता। तो मैं बता दूं बच्चों कि अभी रिसेंटली आपने पढ़ा था कि चालक का प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा। आज हम लोग ये देखें कि चालक के प्रतिरोध किन किन टर्म्स पर डिपेंड करती है। सिंस हम जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होगा, R is equals to ml upon ne² eta। याद है ml, जहां m इलेक्ट्रॉन का मास, n इलेक्ट्रॉन की करंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और a उसका क्रॉस सेक्शन और टाउ उसका कोलिजन का टाइम इंटरवल है, जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। फ्रॉम दिस फॉर्मूला, इसमें से मेरे हाथ में क्या है बच्चों, मेरे हाथ में देखिए L है, मेरे हाथ में A है, मेरे हाथ में टाउ है, बट मेरे हाथ में mn और इसका नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, अर्थात चालक का वैद्युत प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है बच्चों, पर निर्भर करता है। कौन कौन से फैक्टर है बच्चों, आइए चेक कर लेते हैं। पहला, R निर्भर करता है बच्चों L पर, ठीक है। पहला R निर्भर करता है L पर। L की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी रेजिस्टेंस पर इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। बात क्लियर, लेंथ बड़ी होगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सिमिलरली मैं बात करूं कि R प्रोपोर्शनल टू 1/a, मेरे हाथ में ये भी है। ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए ज्यादा रूट मिलेंगे, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सिमिलरली मैं बात करूं तीसरे पार्ट की, तो वो है R प्रोपोर्शनल टू टाउ। ये टाउ क्या होता है, इसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ये एक्चुअली टेम्परेचर से बिलोंग करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा कोलिजन करेंगे, तो जल्दी कोलिजन की वजह से टाइम कम लगेगा और रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इन्हीं तीन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है, दिमाग में रखिएगा। टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि टाउ कम हो जाएगा। एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होगा, लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक। ये तीन फैक्टर्स इस पर निर्भर करते हैं। अगर मैं बात करूं इससे थोड़ा सा अलग होकर के नोट के बारे में, नोट क्या है, यदि मैं किसी तार को खींच दूं, अगर मैं तार को किसी को खींच दूं, तो आपने 10th में पढ़ा होगा, तार को खींचने से उसकी मोटाई क्या होती है, कम हो जाती है। तार को खींचने से उसकी मोटाई कम हो जाती है, मतलब तार भी बढ़ा, रेजिस्टेंस भी बढ़ा, और मोटाई कम हुई तो भी रेजिस्टेंस बढ़ा। मतलब दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर आपने लेंथ को n टाइम्स खींच दिया, तो एरिया भी n टाइम्स कम हो जाएगा और दोनों एक साथ इफेक्टेड होंगे। नाउ यदि तार को n गुना खींचा जाए, तब प्रतिरोध n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा बच्चों। मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो नया प्रतिरोध होगा वो पुराने प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, n² गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है,
आगे देखते हैं, चालक तार का प्रतिरोध N पर तो डिपेंड करता है। इसी प्रकार अगर B में जाए, यदि तार की लंबाई या फिर उसके क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल मतलब अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को 1/n टाइम्स खींच दे, 1/n गुना कर दे, गुना करने पर 1/n गुना कर दिया जाए, ठीक है, तब चालक के वैद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वैद्युत प्रतिरोध n पावर 4 हो जाएगा, n पावर 4 हो जाएगा। मतलब अगर आप n गुना खींचेंगे तब तो n स्क्वायर, और अगर आपने इसके लेंथ को 1/n टाइम्स तक इफेक्टिव कर दिया तो रेजिस्टेंस जो है वो n पावर 4 तक हो जाएगा, n पावर 4 होगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा कि R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा n टू द पावर 4R, ठीक है, ये लीजिए, ये नया रेजिस्टेंस वगैरह। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अब ये तो हो गया प्रतिरोध पर प्रभाव। अब इसके क्वेश्चन कैसे होंगे, एक छोटे से क्वेश्चन से डील करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन यह है कि किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोध, किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोध 25 ओम है, 25 ओम है। यदि इसे 4 गुनी लंबाई तक खींचा जाए तब चालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि कितना खींचा है आपने, 4 गुना 10 की वैल्यू 4, और नए प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे तो अतः वैद्युत प्रतिरोध R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, n टू द पावर 4R, सॉरी n टू द पावर 2, क्योंकि ये कितना है, 2 गुना किया है, 1/2 नहीं किया है, 2 गुना। यहां पे अगर 4 है तो 4 गुना, तो यहां पे R डैश इज इक्वल टू, यहां पे 4, ठीक है, यहां पे 4 और 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, R डैश इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और ये हो गया 25, ठीक है। अगर आपने स्क्वायर किया है तो 4 का स्क्वायर और यहाँ पे 16 गुणे 25, और ये आंसर आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके आप आंसर ओम में दे देंगे, ठीक है। तो नारा कैसे करना है, इसी प्रकार से बच्चों अगर ये 4 गुना न हो करके 1/2 होता तो आप यहाँ पे n टू दी पावर 4 रख करके n की वैल्यू जो भी वैल्यू दी होती 1/2 रख देते, अपना सॉल्व करके आंसर दे देते, ठीक है। यहाँ पर 1/2 रखा हुआ था तो 2 क्या होता, आपका n होता, यहाँ पे n की जगह पे आप वैल्यू रख देते हैं, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यहाँ पे रख के सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब हम बात करेंगे वैद्युत प्रतिरोध का उल्टा मतलब वैद्युत प्रतिरोध का मतलब होता है रोकना, और यहां पे हम लोग बात करेंगे वैद्युत चालकता, ठीक है, वैद्युत चालकता का मतलब क्या होता है, कंडक्शन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन बच्चों, इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या है, जहां पर प्रतिरोध है रोकना वहां चालकता, ठीक, जहां प्रतिरोध वहां चालकता जरूर होगी, अगर प्रतिरोध अधिक होगी तो बस चालकता कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम वैद्युत क्या कहलाएगा,
चालकता, वैद्युत चालकता कहलाती है। ठीक है, इसका मतलब इसको हम लोग जी से दिखाते हैं, तो वैद्युत प्रतिरोध का उल्टा 1/R, प्रतिरोध को हम लोग आर से दिखाते हैं, तो चालकता को हम लोग जी से दिखाते हैं। यहां से इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, जिसका प्रतिरोध ज्यादा उसका चालकता कम, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 1/ओम, या फिर आप इसको कह सकते हो मोम। ठीक है, इसको उल्टा ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर बच्चों इसको आप ओम इनवर्स भी बोलते हो। ठीक है, ओम इनवर्स, क्लियर। जिसका प्रतिरोध उल्टा मतलब जिसका प्रतिरोध अधिक, वहीं पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के ऊपर इसी तरीके से व्युत्क्रम पर निर्भर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वैद्युत प्रतिरोध के बाद विशिष्ट प्रतिरोध। पहले तो हम बात कर लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, सिंपली मैं बात करूं तो विशिष्ट प्रतिरोध का ही एक नेक्स्ट फॉर्म है। ठीक है, बस यही है कि प्रतिरोध जो होता था वो किस पर डिपेंड करता था, फिजिकल ओवरव्यू पे। जहां अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बात करें, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, आपके उस चालक के इंटरनल मैकेनिज्म, इंटरनल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है, और ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध चालक में वैद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J के अनुपात के समान होता है, समान या बराबर होता है। ये एक नेक्स्ट डेफिनेशन है। ठीक है, सिंपली इसका डेफिनेशन जो है वो हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो यहां पर हम रो इज इक्वल टू कह सकते हैं E/J। ठीक है, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र। हम जानते हैं कि मेरे पास कोई चालक है और इस चालक में जो वैद्युत क्षेत्र आरोपित है वो E है, और इसके सिरों के बीच में विभवांतर V है, और इसकी लंबाई जो है वो L है। तो फिर हम E को क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू V/L। ठीक है, तथा J को बच्चों क्या लिख सकते हो, I/A लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां से आप वैल्यू रख दीजिए I/A। अब यहां से हम चाहें तो इसको वैल्यू को रख देंगे, तो E की जगह पे V/L। ठीक है, V/L, और J की जगह पे क्या लिखेंगे, I/A। क्या कट जाएगा, कुछ नहीं कटेगा बच्चों, यहां पर A ऊपर चला जाएगा और V/I बच जाएगा, तो A ऊपर चला गया और नीचे क्या आ गया बच्चों, L, और यहाँ पे V/I को आप क्या लिख सकते हो, R। ठीक है, V/I को कहां लिखते हो, ओम के नियम से R लिख सकते हो। अब यहां से क्या आ गया, रो इज इक्वल टू RA/L। तो ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध यहां पे इसको पहचानना है तो इसको पहचान लीजिए अच्छे से। ये हो सकता है रो L/A। याद आया, ये हम लोग किस पर बात कर रहे हैं, R के फैक्टर में ये मौजूद है रो। ये रो को हम अभी आपको फिर से दिखाएंगे कि रो इज इक्वल टू RA/L। मतलब ये रो वो फैक्टर है जो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है किस पर, रेजिस्टेंस और एरिया की वैल्यू RA/L है। थोड़ा सा इसको हम और इंप्रूव करेंगे बच्चों, यहां से हम मिटा रहे हैं ताकि आपको ये चीजें मैं दिखा सकूं। तो यहां से आपको रो की वैल्यू मिल गई RA/L। अब आप जानते हो कि R इज इक्वल टू क्या होता है, ML/NE²A टाउ, और ये हो जाएगा A/L। तो बच्चों यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू M/NE² टाउ। क्या समझ में आ रहा है कि हम इसके बाद ये लिख सकते हैं, तो यहां पर रो क्या दिखाई दे रहा है, MNE² टाउ। मतलब ये है कि रो की वैल्यू लंबाई और एरिया पर डिपेंड नहीं करती, ये उस फिजिकल ओवरव्यू पर डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है तो केवल और केवल किस पर, टाउ पर, मतलब टेम्परेचर के इफेक्ट पर डिपेंड करेगी। और ये सभी में होगा ही,
क्या अलग हो सकता है? n सब में सेम ही होगा, e सब में सेम ही होगा, बस अंतर क्या होगा? n। मतलब जिसकी जैसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जैसे चालकों की जैसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसा इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा, जैसे इलेक्ट्रॉनों की मात्रा होगी, उसी हिसाब से उसकी विशिष्ट प्रतिरोध होगी। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के इस फॉर्मेट को रो से दिखाते हैं। और ये किस पर डिपेंड करता है? ये उस चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये किस पर निर्भर करेगा? यह चालक के किस पर? प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता। ठीक है, नोट कर लेंगे पहले ये और फिर उसके बाद ये भी लिख सकते हैं। और यह अगर बदलना चाहता है तो किस पर बदलेगा? केवल और केवल टाउ। टेम्परेचर बदलेंगे तो टाउ बदलेगा, तभी रो बदलता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपका इसके बाद काम क्या होगा? इसके बाद ये नहीं लिखना बच्चों आपको, बस इसके बाद ये लिख लेंगे और फिर इसका यूनिट बच्चों, इसकी यूनिट और इसका डायमेंशन आपका होमवर्क होगा। वीमा दोनों आप निकाल के रखिएगा, इसका यूनिट क्या होगा और इसकी वीमा क्या होगी। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करिए, बने रहिए। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।